ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत ज़रूरी मतलब इनसे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। अब ये जो सवाल है समझना क्या है, देखो क्या होता है कि जब भी हमारे सामने मार्केट किसी भी रिवर्सल एरिया पे जाती है, तो वो कई सारे मूव क्रिएट करती है रिवर्सल के। और वही सबसे ज़्यादा, देखो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, दिस इज़ द 1% पार्ट। मतलब ये आपके उस पेशेंस के 1% पार्ट का हिस्सा है, जहाँ पर आपको मार्केट एंट्री देगी। ये उस 1% पार्ट का हिस्सा है। तो उसी के 1% पार्ट का हिस्सा जो है, मैं आपको यहाँ बताऊँ, उसी 1% में आता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, उसी 1% में आता है। तो यानी कि ये एक एग्जीक्यूशन पार्ट है, जहाँ पर हमें एक्शन लेना पड़ता है, यहाँ पेशेंस नहीं चलेगा। दिस इज ए एक्शन पार्ट। इसे अगर इग्नोर करा, ठीक है, एक्शन पार्ट, आपको इसे इग्नोर, इसमें अगर इग्नोर करा, इसमें हिचकिचाहट हुई, मैं बहुत डीप की बात कर रहा हूँ, हिचकिचाहट होती है, डर लगता है, तो भाई देखो, अगर आप इस 1% पार्ट में एक्शन नहीं लिया, आपको डर लग रहा है, आपको ट्रेड लेने में सोचना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपका इमोशन बहुत ज़्यादा वीक है। आपको अपने इमोशनल कंट्रोल पे काम करना है। ठीक है, आपको अपने इमोशनल कंट्रोल पे काम करना है। तो यहाँ पर जो फोमो क्रिएट होता है, वो ख़त्म करना है सबसे पहले, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मैं सारी चीज़ें लिख दूंगा, देखो मेरे समझाने के बाद भी अगर नहीं रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब इन्हीं सब चीज़ों में प्रॉब्लम है आपकी। दिस इज़ द इमोशनल कंट्रोल, ये होना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि 99% पर्टिकुलर पोजीशन पे वेट करने के बाद आपने 1% पे एक्शन नहीं लिया, डर लग गया, अलर्ट नहीं बजा, नेट नहीं चल रहा था, और आपने ट्रेडिंग भी भूल गए, किसी काम में लग गए, जब ट्रेड पे बैठे हो तो वहाँ पर डर लगने लगा, तो ये प्रॉब्लम फिर ये प्रॉब्लम आपकी साइड की है, ये समझो आप। इसमें मार्केट की, ब्रोकर की, अमाउंट की, कैपिटल की और लाइफ की कोई गलती नहीं है। यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन ऑफ दीज थिंग्स विच आई मैंशनड। ठीक है, तो छूटने के बाद फोमो होना, एक्शन ना लेना, ये सारी चीज़ें यूज़र के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन उन सेटअप्स में, जो 1% सेटअप्स हैं, उसमें से मैं आपको कुछ सेटअप्स के बारे में बता रहा हूँ, ओनली फ्यू। जैसे हम लोग कुछ रिवर्सल एरिया पे, मैं बात करूँ 1% का मतलब होता है, मैं क्वांटिटी बॉक्स क्यों भी रिवर्सल एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, उस पे आने वाली कैंडल्स, उस पे आने वाले सेटअप की बात कर रहा हूँ। तो बार बार मैं ये बात नहीं बोलूँगा, जो भी मैं बोलूँगा इसका मतलब है कि ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, वहाँ पर बन रही हैं। लेट्स से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वी शेप्स का। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, वी शेप्स सबसे सिंपल होती है। कैसे काम करते हैं, सिंपल। जब भी हमारी मार्केट, मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि लेट्स से अगर वो बियरिश है, तो ऊपर कैसे जा रही है, मार्केट नीचे आती है, ठीक है, और नीचे आनी शुरू करती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी छोटी हो जाती है, और उसके बाद फिर ऐसे होती है, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर उठनी शुरू करती है, ठीक है? फिर यहाँ से ऊपर उठनी शुरू करती है, फिर ये थोड़ी सी ऐसे नीचे आ जाती है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जोन पे जब भी हम लोग ऐसे एरिया को यूज़ करते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, डर लगने लग जाता है कि यार बुलिश एनगल्फिंग तो आई है, क्या करूँ, सही है गलत है, एंट्री लूँ लो, ये सवाल मन में आने लग जाते हैं, है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना, सवाल मन में आने लग जाए कि यार क्या करूँ इसका, मैं कुछ तो करना पड़ेगा। जब सोचते हैं, अगली कैंडल बन जाती है, इसके बाद ही जब यहाँ पर हमारा जनरली एक थिंकिंग टाइम चल रहा होता है, जैसे हम लोग थिंकिंग टाइम में होते हैं, उसके बाद हमें मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार क्या इसमें लगाऊं, क्या सही है गलत है, क्या मैंने जो लॉट लिया है वो सही है, क्या मैंने जो क्वांटिटी ली है वो सही है, क्या मेरा सच में रिवर्सल एरिया यहाँ पर है, ये कई सारे सवाल। और ये तब नहीं आते जब आप रिवर्सल एरिया बनाओगे, कब पता है कब आएंगे, ये तब आएंगे जब आपके सामने कंफर्मेशन 1% की कोई भी एक पैटर्न आपके सामने आएगा, तब सवाल पैदा होते हैं। अब बता दो मुझे किस किस के मन में ऐसे सवाल नहीं आता। ठीक है, जो बोलते हैं ना मैं ट्रेड नहीं करता है, कुछ नहीं आता, अगर मैं नहीं करता ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मुझे क्यों फील हो रही हैं,
मैं क्यों जानता हूँ चीज़ों के बारे में? सोचो, जस्ट इमेजिन एंड टेल मी। तो ये सवाल आना इट्स ए नॉर्मल। ये चीज़ ध्यान रखना, ये जितनी भी चीज़ें माइंड में आ रही हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। इट्स ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये नॉर्मल है। इसमें कोई झिझकिटाने वाली बात या कमज़ोरी नहीं है। तो कुछ नहीं करना, जस्ट इसमें देखो एक ही चीज़ काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड ए ट्रस्ट। आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना है। सेम यही चीज़, ठीक है? तो वी शेप में यही चीज़ होती है, सिंपली आपके सामने मार्केट सीधे आती है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा लाइन चार्ट में समझा देता हूँ यहाँ पर। मार्केट आती है, ठीक है? और फिर उसके बाद ऊपर चली जाती है। सबसे सिंपल सेटअप होता है। इसके अंदर 4-5 कैंडल बनती है, तो हमें सबसे बॉटम की कैंडल को देखना होता है। ये तब होती है जब मार्केट स्नाइपर रिवर्सल करती है। स्नाइपर रिवर्सल मतलब नीचे आएगी, कैंडल बनाएगी, सीधे ऊपर चली जाएगी, ठीक है? मार्केट नीचे आएगी और फिर बाद में वहाँ से सीधे ऊपर चली जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड ए सिंपल वी शेप रिवर्सल, और ये मार्केट में बहुत कम आते हैं, ठीक है? बहुत कम मतलब बहुत कम आते हैं। मैं आपको ये चार्ट पे दिखाता हूँ, क्योंकि चार्ट पे दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। ये बहुत छोटे शेप लेते हैं। यार कहाँ चला गया? ये देखो, ये बहुत छोटे शेप लेते हैं। अभी जैसे आप देखोगे यहाँ, दिस इज कॉल्ड ए वी शेप रिवर्स, सिंपल लाइव में है आपके सामने, देखो ये लाइव में। बट यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली हमारी कैंडल के हिसाब से। जो मैंने बताया उनमें से कुछ नहीं है, जो नहीं बताया वो आई हुई है, लेकिन मैंने आपको वो नहीं बताया कि कौन सी कंफर्मेशन है। यू कैन इजीली सी कि ये एक वी शेप रिवर्सल है। अगर आप देखोगे, दिस इज ए वी शेप रिवर्सल। मार्केट आती है, पॉजिटिव एनगल्फिंग बनाती है, ऊपर भाग जाती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सॉरी। ऐसी मार्केट को, ऐसे ट्रेंड को यूज करना मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही ट्रेंड को यूज करना है, ठीक है? तो थोड़ा छोटा कर देते हैं फिलहाल के लिए। ऐसे ही ट्रेंड को आपको यूज करना है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड ए वी शेप रिवर्सल। फास्टेस्ट दोनों साइड में होता है और मार्केट में अच्छा रिवर्सल लेके आता है। अब आप अगर आपके उसी रिवर्सल पे कंसोलिडेट हो जाए, ठीक है, तो वहां पर आता है हमारे सामने एम या डब्ल्यू टाइप रिवर्सल। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, मतलब मार्केट मूव नहीं करती अच्छे से, ठीक है? मार्केट हमारी अच्छे से मूव नहीं कर पाती है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, ठीक है? ये तो बहुत सिंपल था, ये बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया। ये सबसे ज़्यादा आएगा मार्केट में। सबसे सिंपल चीज़ सबसे ज़्यादा आती है, लेकिन उसे हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पास, ठीक है? कॉम्प्लेक्स शेप्स के पास। लेट्स से अगर मेरे सामने मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, फिर दोबारा नीचे आ रही है, और नीचे आते ही उसने बुलिश एनगल्फिंग बनाई, ठीक है, और उसके बाद फिर से दोबारा इसी तरीके से नीचे आ रही है और बुलिश एनगल्फिंग फेल कर देती है। ये सारी चीज़ें रिवर्सल एरिया पे हो रही है, पूरा का पूरा रिवर्सल एरिया वहाँ चल रही है, ठीक है? मतलब रिवर्सल एरिया के पास चल रहा है, समझो आप। उसके बाद फिर बाद में मार्केट में हैमर बनता है, हैमर बनता है, और फिर दोबारा मार्केट नीचे आती है और इसको एक ही कैंडल में फिर से फेल कर देती है। अब क्या करें? जो भी कैंडल देख रहे हैं वो सारी फेल कर रही है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हो गया ये? मतलब रिवर्सल एरिया पे दो दो बुलिश कैंडल फेल कर गई हैं। फिर मन में क्या आता है? सारा सवाल आता है, फिर दोबारा से कहाँ पहुंचोगे? जैसे ये आएगी उसके बाद देखो, जैसे ये फेल करेगी उसके बाद होगा डर। जैसे ये कैंडल फेल होगी उसके बाद होगा डर सा लगेगा, यार ये क्या हो गया, ये नहीं होना था। अब जब ये कैंडल आएगी इस पे वही सेम फीलिंग आने लगेगी और वही सारी चीजें सोचने लगोगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फोकस जाएगा तुम्हारा रिवर्सल एरिया पे या क्वांटिटी बॉक्स पे, लॉट पे नहीं जाएगा उसके बाद, क्योंकि लॉट तो लॉस तो हो चुका है, लॉस तो हो चुका है। तो अब इसको कैसे सॉल्यूशन निकालोगे? इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सोचो। अब मार्केट हमारी, हमें पता तो लग गई है कि भाई हमारे दोनों बुलिश पैटर्न फेल कर चुकी है। लेकिन ये फेल क्यों कर रही है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि ये क्यों फेल कर रही है? इसका रीजन छुपा हुआ है इसके प्रीवियस ट्रेंड में। इसका ट्रेंड कैसे आ रहा था? तो आपके 1% पे आप फोकस करोगे, इससे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका ट्रेंड कैसा है, उसकी शेप कैसी है। क्या वो पहले से ही कंसोलिडेट होके आ रहा था आपके जोन पे? तो भाई वो फेल ही करेगा।
ऐसे केस में क्या करते हैं, हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ती है कॉम्प्लेक्स शेप, जिसमें आती है सबसे पहले या तो डब्लू या एम। अभी मैं नीचे हूँ, बॉटम पे हूँ, तो मैं डब्लू का यूज करूँगा, मैं फिर से डब्लू का यूज करूँगा, ठीक है। तो लेट्स से अब यहाँ पर मैं शेप सोचूंगा कि मार्केट यहाँ शेप बनाएगी डब्लू टाइप। अभी वो क्या कर रही है, अभी वो इस तरीके से चल रही है। जैसे ही वो डब्लू बनाना शुरू करेगी, इट मीन्स तब जाके मेरी मार्केट होगी। ऐसे में ही टीबीसी यूज किया जाता है, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। बट मेन चीज क्या है, डब्लू। डब्लू कहाँ है, रिवर्सल एरिया पे। और ये कब होता है, जब मार्केट कंसोलिडेट होकर आ रही होती है। ये तब होता है जब फास्ट डाउनवर्ड है एंड देन फास्ट अपवर्ड होगा। लेकिन अगर स्लो डाउनवर्ड है तो स्लो अपवर्ड भी हो सकता है। उस केस में हमें यहाँ पर एक शेप की जरूरत है, हमें यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ शेप की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो फेल होता हुआ आपने देख लेना भाई, बुलिश एंगल्फिंग भी फेल है, हैमर भी फेल, तो क्या करना है, इसका मतलब शेप काम करेगा। कैंडल्स काम नहीं कर रही है तो शेप काम करेगी। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां दिखाता हूँ। लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड सी। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो आप, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा आपको क्या समझा रहा है, ये हिस्सा आपको सिंपल ही समझा रहा है कि भाई देखो ऐसा है, बुलिश एनगल्फिंग काम नहीं कर रही। तो इसका मतलब है मुझे शेप पे फोकस करना है, मुझे कैंडल पे फोकस नहीं करना है। जब शेप काम कर जाएगी उसके बाद जाके कैंडल काम करेगी। व्हेन यू सी द शेप वर्क्स देन कैंडल वर्क्स। आप देखो, डब्ल्यू बना, काम नहीं किया, फिर डब्ल्यू बना एंड देन काम किया, और फिर बाद में जब रिटेस्ट करा देन वी हैव टू फाइंड आउट द शेप। और ये शेप आपकी जो होगी, लेट से यहाँ रिवर्सल एरिया था, तो आपकी कंफर्मेशन कैंडल आपके रिवर्सल पे ही आएगी, बट आफ्टर फॉर्मिंग द शेप, आफ्टर वर्किंग द शेप। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ऑलवेज ट्राई कि अगर भाई कोई कंसोलिडेटेड या पैरासाइटिक सप्लाई या डिमांड है, जो मैं आपको आगे बताऊं पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी जानते हैं उनको पता होगा। अगर वो पैरासाइटिक सप्लाई या डिमांड है, उस केस में सिंगल वही पैटर्न जो काम नहीं कर रहा है, मैं हमेशा ये करता हूँ, जितनी भी स्ट्रीम है जाके पुरानी देखना, आपको पता लगेगा। मैं बोलता बेशक नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे हैबिट में आ गया, ठीक है। जैसे गाड़ी चलाते तो मैं बोल भी सकता हूँ, गाड़ी चला भी सकता हूँ, वो गाड़ी हैबिट में आ जाती है, ये सेम चीज़ मेरे हैबिट में आ चुकी है। इसलिए मैं इस चीज़ को समझो कि जब भी ऐसा होगा वी हैव टू फोकस ऑन द शेप। एंड जब भी मार्केट बॉटम पे होती है सिंपल एंड सोबर डब्ल्यू, जब मार्केट टॉप पे होती है सिंपल एम, और इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें बस अपने रिवर्सल एरिया पे डब्ल्यू को काम करते हुए देखना है अगर हम बॉटम पे है, और अगर हमें रिवर्सल एरिया पे एम को काम करते हुए देखना है जब वो टॉप पे है। दोबारा मार्केट वहाँ आएगी, रिवर्सल देगी, ठीक है, तो आपको पता लगेगा। आपको इतना एनालिसिस परफेक्ट होता है तो आप खुद ट्रेड क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरा काम ट्रेड करना नहीं है ना भाई, मेरा काम एनालिसिस करना है। मेरा काम पानी पीने का है, बोतल बनाने का नहीं है ना। मैं बोतल भी बनाऊँ और पानी भी पीऊँ, फिर तो मैं बेवकूफ़ हूँ। जो मेरा काम है वो करूँगा ना मैं। ओके, ये कम से कम 100 बार आप फाइंड आउट करो, देन यू विल फाइंड आउट कि किस तरीके से मार्केट काम कर रही है। 100 बार आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपके रिवर्सल एरिया पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें कैसे काम की। देखो ये वी शेप रिवर्सल है, ये देखो, यहाँ कंसोलिडेशन है, फिर वी शेप रिवर्सल है, यहाँ एम है, यहाँ देखो, यहाँ भी आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं, कौन सी चीज़ें काम फेल हो रही हैं, देन यू विल ईजिली फाइंड आउट कि हाँ भाई, जैसे ही आपका डब्ल्यू काम करेगा उसके बाद हमें बस अपने जोन पे वही CCPs चाहिए, ठीक है। ओके, परफेक्ट, लेट्स सी। अब जैसे मार्केट अपने आप को इस तरीके से डब्ल्यू बना रही है, लाइव में करके दिखाता हूँ भाई। ये देखो डब्ल्यू है, ये देखो फिर एक डब्ल्यू बना, फिर मार्केट ऊपर गई है एंड देन फिर से अगर जब यहाँ आएगी तो हमारा रिवर्सल एरिया पहले ही लगा हुआ है, यहाँ आके अगर पॉजिटिव पैटर्न देगी देन इट कैन गो अप साइड। सिंपल एज दैट। मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। यहाँ मुझे बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है, वैसे मैंने यहाँ बोला यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे यहाँ बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट वाई एम नॉट यूजिंग, क्योंकि यहाँ भी डब्ल्यू ने काम करा, अभी पैटर्न नहीं आया मेरे सामने, तो पैटर्न भी आएगा, वी कैन वेट, वी कैन गो विद द ट्रेंड।
ओके, ये बुलिश एंगल्फिंग आई हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है, बट व्हेन शेप वर्क्स कैंडलस्टिक पैटर्न विल वर्क। सीसीपी नहीं बनी तो भाई बनेगी सीसीपी, क्यों नहीं बनेगी, सीसीपी बनेगी। अगर आपका एम या डब्ल्यू काम कर रहा है तो सीसीपी बनेगी। बहुत कम केस हैं जिनमें सीसीपी नहीं बनती है, और ये उसी में है जब कंसोल, देखो ये कंसोलिडेट होती हुई आ रही है, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ तो दिस इज ए वी शेप रिवर्सल, बट अगर मैं इस पूरे की बात करता हूँ, दिस इज नॉट ए वी शेप रिवर्सल, दिस इज ए कंसोलिडेटेड जोन। और अगर यहाँ है तो मैं मुझे वो फाइंड आउट करना जो चीजें फेल कर रही है। मैंने शुरू से मेंशन करता हुआ आ रहा हूँ, बताया भी है मैंने, हैमर 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 मैं बोल भी रहा हूँ तब से, ठीक है। समझ आया थोड़ा सा, देखो है तो मैं समझ रहा हूँ, पहले से मैं नया अगर समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट पुराने को चेंज करके मैं थोड़ा नया बता रहा हूँ, इसलिए इसे समझने में टाइम लगेगा, बट इट विल वर्क, इट विल वर्क एज सिंपल एज दैट। ओके, परफेक्ट। सो ये हो गया, जब हमारे सामने कुछ कॉम्प्लेक्स शेप बनती है, इसमें हम लोग एम और डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मतलब अगर मार्केट ऐसे आ रही है तो वी कैन यूज़ द एम, तो फिर मार्केट में रीटेस्ट करके उसी हमारे जोन पे आएगी, एंड देन वहाँ हमें कोई बेरिश पैटर्न मिलेगा, मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी। तो जोन इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए। गॉट इट। अब हम बात करते हैं थोड़े से और मॉड्यूल्स के बारे में। कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें फॉक्स जैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ बता सकता हूँ, बट उससे पहले मुझे बीच में कुछ बताना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर वो आगे की चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉक्स हैं और भी बहुत सारे फेक आउट थ्योरीज की चीज़ें हैं, तो वो धीरे धीरे करके मैं ये मॉड्यूल सेटअप्स को, अभी मैंने बहुत बेसिक बताया इसलिए मैं बेसिक के सेटअप आपको बता रहा हूँ, ये सेटअप टाइम के साथ बढ़ते चले जाएंगे। अभी ये सिर्फ छोटा सा मैंने आपको बताया, ऐसे जैसे बहुत सारे सेटअप बन जाते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न कर देती है मार्केट, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन टाइम टाइम के साथ। ओके, बट द मेन चीज़ कि जब हमें सीसीपी पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि किसी किसी जगह पर सीसीपी फेल होंगी, वहाँ हमें शेप का यूज़ करना है, और जब शेप आ जाएगी वहाँ पर फिर हमें दोबारा से सीसीपी कंफर्मेशन में जब आएगी वो यूज़ करना है। तो ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, वाई, हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, सीसीपी क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैंडल से क्यों यूज़ करें, और कुछ नहीं है कि यूज़ करने के लिए। आपको दिमाग में आ रहा हो कि यार कैंडल से क्यों यूज़ करें, और भी तो कुछ यूज़ कर सकते हैं। सवाल मन में, सबके मन में यही आता हो कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं सीसीपी, सीसीपी यूज़ करने का मतलब ही क्या, और क्या यूज़ कर सकते हैं। ये सवाल का आंसर आपको तब मिलेगा जब आपके पास 10 लाख से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने के बाद, मार्केट में देखने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, तो आपको पता लगेगा इसका आंसर क्या है। अभी मैं बता दूंगा तो थोड़ा मजाक, हंसी मजाक वाली चीज़ हो जाएगी, और मैं भी उसी मूड में नहीं हूँ, ठीक है। गॉट इट। सो जस्ट फोकस ऑन सिंपल सेटअप्स फॉर नाउ, एंड आगे जाके मैं इनको और ज़्यादा सिंपल कर दूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा आगे जाके, मैं अभी से बता रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट चीज़ इसी के अंदर आती है। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको, जैसे ये 1% आपको बताए हुए हैं, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ, जिसमें हाफ आपकी नॉलेज है और हाफ आपका जनरली स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसमें से कुछ भी आ सकता है, कोई भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ कभी मार्केट में नहीं आएगी, इनमें से कुछ भी आ सकता है, जो भी आएगा हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो सबसे बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया, ओके। नेक्स्ट चीज़ है, एक सिंपल सी लास्ट चीज़ आपकी बची है, क्योंकि ये 1% का खेल है, यानी कि जो एंट्री है उसके बाद फिर मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस बता दूंगा कल से, या जब भी नेक्स्ट स्ट्रीम होगी तो मैं आपको ट्रेंड, यानी कि फिर हम सप्लाई डिमांड पढ़ेंगे, कौन सी क्यूएफएल कहाँ लगानी है, कब हमें 50% यूज़ करना है, कब हमें 100% यूज़ करना है, कब हमें 150% यूज़ करना है, कब हमें 200% यूज़ करना है, कब हमें डबल करना है, ट्रिपल करना है, या फिर कहीं और से दोबारा उठानी है। ये सवाल के जवाब आपके धीरे धीरे करके हर तरीके के कॉन्सेप्ट में आते रहेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोग किस चीज़ को कहाँ रिपीट करते हैं। मार्केट हमेशा अपने पुराने मूव को रिपीट करती है, और इसी चीज़ को मैंने नाम दिया था एमएमसी के अंदर, वन ऑफ द फिनोमिनल थिंग,
known as the ROS, repetition of structure. स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है भाई, देख लेना। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। दुनिया में हर चीज़ रिपीट करती है, अगर वो रिपीट नहीं कर रही तो इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम इट्स कंफर्ट जोन। ठीक है, इफ समथिंग इज नॉट रिपीटिंग देन इट इज कमिंग आउट फ्रॉम इट्स कंफर्ट जोन, एंड व्हेन इट्स कम आउट इफ इट फ्रॉम कंफर्ट जोन देन इट क्रिएट्स ए ट्रेंड। वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। अगर वो अपने स्ट्रक्चर को पॉजिटिव साइड लेके जा रहा है इसका मतलब वो अच्छा है, और अगर वो डाउन साइड लेके जा रहा है इसका मतलब वो बुरा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, मैं जब इसके साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एजेंसी भी है मेरी जनरली, ठीक है, वो मैं चला रहा था, तो होता क्या था उसमें, मेरी जो जनरली हैबिट होती थी वो ये होती थी कि मुझे क्या करना है कि जो मेरी एक चीज़ चल रही है ना, मतलब जो मेरा माइंड है किसी एक चीज़ को बनाने की, जैसे जब भी आप कोई टेम्पलेट बनाते हो या कोई बर्थडे विशेज वाली चीज़ें होती है ना, वो बर्थडे विश करते हैं, एनिवर्सरी विश करते हैं, तो वो फ़ॉन्ट वगैरह अगर आप कोई भी यूज़ कर रहे हो या कोई भी टेम्पलेट बनाए तो उसमें सेम फ़ॉन्ट यूज़ हो रही है, सेम डिज़ाइन यूज़ हो रहा है, मैं हमेशा वही करता रहता था। ठीक है, कम से कम मैं 1.5 से 2 महीने मैंने कम से कम वही सेम फ़ॉन्ट यूज़ करी, एंड आई जस्ट कॉपी पेस्टिंग द सेम डिज़ाइन सेम फ़ॉन्ट में करता रहा। एक टाइम के बाद, ठीक है, एक टाइम के बाद क्या हुआ, कस्टमर मुझे गाली देने लगा। मैं बहुत दब के रहता था, बहुत डाउन टू अर्थ पहले भी था, अब भी मैं ऐसी हूँ। ठीक है, कोई मुझे कहे तो मैं एकदम मानने लग जाता था, बातों को मान के उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आप करो ये। अब मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हूँ कि मुझे नहीं करना भाई एक्सेप्ट। मेरी लाइफ, मेरे फ़ॉन्ट ऐसे चल रहे हैं, मुझे ऐसे ही चलते रहने देना, मुझे बाहर नहीं आना, इस फ्रीक्वेंसी से बाहर नहीं आना। उन्होंने बोला भाई मुझे पसंद नहीं है, तुम एक काम करो इसको थोड़ा सा अच्छा इस तरीके से बनाओ, थोड़ा आइडिया दिया। अब मैंने अपनी उस चीज़ की जो कमी है वो मुझे महसूस हुई, यार ये करेंगे ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे ये वाला फ़ॉन्ट नहीं यूज़ कर सकता, इतना डिज़ाइन यूज़ नहीं कर, तो मैंने क्या करा, मैंने अपना, ठीक है, मैंने अपना सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया जिस पे मैं एडिट कर रहा था फ़ोटोज़ वगैरह। अब जब मैंने अपना सॉफ्टवेयर चेंज किया तो वहाँ पर मैं मेहनत कम करने लगा और क्रिएटिविटी ज़्यादा रहने लगा। ये मेरा एफ़र्ट का ग्राफ है, ये मेरी क्रिएटिविटी का ग्राफ है। तो मैं मेहनत कम करने लगा, मैं क्रिएटिविटी, तो मैंने जैसे ही मैंने मेहनत कम करी मेरी क्रिएटिविटी ज़्यादा आ गई, तो क्रिएटिविटी आई, मैं अपने लूप से बाहर आ गया। जैसे ही मैं लूप से बाहर आया मेरी क्रिएटिविटी बढ़ती गई, मेरी मेहनत कम हो गई। फिर मैं एक चीज़ बनाता था और उसी के अंदर ही क्रिएटिविटी करता रहता था। एक ही मुझे पूरे महीने में पोस्ट बनानी है, टेल इंस्टाग्राम की पोस्ट या कुछ बने, और फिर मैं उसको, तो मेरा जो थिंकिंग ग्राफ है, मेरी जो क्रिएटिविटी वाला ग्राफ है वो ऊपर चलाता गया, ऊपर चलता गया। दैट इज़ हाउ द चेंजेस कम। समझ आया? समझ आया मैंने क्या बोला? और फिर वो आज मेरे यहाँ भी हेल्प करती है। अगर मुझे कुछ भी, अब नीचे आप ये देख रहे होंगे, ये नीचे पानी सा बह रहा है, ठीक है, आग सी जल रही है नीचे, इसमें वीडियो चल रही है, सारी डिज़ाइन दिख रही है, ये सारी डिज़ाइन मैंने बनाई नहीं है, बट इट्स जस्ट माई माइंड ऑफ क्रिएटिविटी। मुझे जो चाहिए, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं पॉसिबिलिटी करके रहता हूँ। मुझे यहाँ सब्सक्राइबर नंबर चाहिए, मुझे यहाँ लाइव लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ मुझे पेंसिल दिखी आनी चाहिए, यहाँ मुझे घड़ी चाहिए, तो मुझे घड़ी चाहिए, चाहे कैसे भी है मुझे घड़ी चाहिए। दैट इज़ हाउ द क्रिएटिविटी वर्क। फिर उस पर काम करते हैं, फिर बनाते हैं उसको, कोशिश करते हैं, जब वो चीज़ होती है द सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ परफेक्ट। और फिर क्या, ये थोड़ी हम लोग बैठ गए अब यही करते रहेंगे, घड़ियाँ ही लगाता रहेंगे अपनी लाइव स्ट्रीम पे, थोड़ी चेंज करेंगे उसको और अपग्रेड करेंगे। हर दिन धीरे 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 करके एक एक परसेंट अपग्रेड करेंगे, तभी तो अच्छे होते चले जाएंगे। दैट इज हाउ द चार्ट वर्क्स। हमें चार्ट पे बस वही रिपीटेशन ढूंढना है, जिस दिन वो रिपीटेशन करना बंद कर देगा, जिस दिन वो रिपीटेशन करना बंद कर देगा वहां पर क्रैश आता है, या तो पॉजिटिव साइड आता है या डाउन साइड आता है, हमें बस उस क्रैश में वेट करना है। हम उस क्रैश का हिस्सा होना चाहिए, हम उस क्रैश के अपोजिट नहीं होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर हार्ड वर्क ज़्यादा करता, क्रिएटिविटी नहीं करता, तो मेरा ग्राफ हार्ड वर्क में होता रहता, मेरी आंखें ऐसे हो जाती ब्लैक ब्लैक से, बिल्कुल क्रो जैसी, कौवे जैसी हो जाती। आप सोचो ना, समझ आया कुछ?
तो हमें रिपीटेशन फाइंड आउट करना है कहाँ हो रहा है मार्केट में, बस जब रिपीटेशन होना बंद हो जाए ये फाइंड आउट करना है कि मैं उस रिपीटेशन का हिस्सा हूं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं उस रिपीटेशन का हिस्सा होना चाहिए, उस मूव का हिस्सा होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि वो ऊपर जा रही है। ये तभी पता लगेगा जब मैं उस रिपीटेशन को पढ़ूंगा जो वहां चल रहा था पिछले 1 दिन से, पिछले 2 दिन से, पिछले 10 दिन से, पिछले 1 हफ्ते से, पिछले 1 महीने से, पिछले 5 मिनट से। एक बार उस रिपीटेशन को समझ लिया देन आई कैन फाइंड आउट कि मार्केट में अगला मूव क्या हो सकता है। तो आर ओ एस का मतलब यही है, एक भी कमी किसी एक साइड में दिखी आपको उसके अपोजिट में मूव दिखेगा। जैसे मेरी कमी मेरे हार्डवर्क में मिली तो मुझे क्रिएटिविटी बढ़ी मेरी। समझ आया? चार्ट पे ये कैसे काम करता है, ठीक है। चार्ट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सप्लाई डिमांड होती है, ठीक है, वॉल्यूम्स होते हैं, लिक्विडिटीज़ होती हैं, तो ये तो चलो एक लैंग्वेज लर्निंग है। लेकिन जब बंदा चार्ट पे बैठता है तो वो देखता है यहाँ क्या आ रहा है, फिर मुझे देखता है मेरे लेवल पे है नहीं है, लेवल पे आता है, वेट करता है, ठीक है, इतने में वो अपने लॉट सेलेक्ट करता है, अपना बैलेंस देखता है, रिस्क मैनेजमेंट सेट करता है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट उसके लेवल पे आती है, कन्फर्मेशन मिलती है, ट्रेड लगा देता है, टीपी लगा देता है, अलर्ट्स लगा देता है एसएल पे और 50% पे, या जो भी उसकी ट्रेडिंग की कंडीशंस होती है जैसी वो सारी फुलफिल हो जाती हैं, देन वो अपना सिस्टम बंद करेगा और जाके अपना काम करेगा, ताकि उसका मन उसके चार्ट और ट्रेड से डाइवर्ट हो जाए। दिस इज द सिंपल वर्क जो हर कोई करता है, बट ये बोलने में बहुत सिंपल है, सिंपल सा है। तुम्हें क्या लगता है हर 2 मिनट में वो बंदा ट्रेडिंग व्यू या MT5 खोल के नहीं देखेगा? बिल्कुल खोल के देखेगा। तो उस रिपीटेशन को तोड़ना है। मैंने उसको रिपीटेशन को कैसे तोड़ा, मैंने ट्रेडिंग ही बंद कर दी, ट्रेडिंग ही बंद कर, रिपीटेशन ही टूट गया। और फिर मैं उसी काम पे फोकस करने लगा जिससे मेरी ट्रेड अच्छी हो। कैसे अच्छी होगी, मैं एनालिसिस करूं जब तो अच्छी होगी, या ट्रेडिंग ही करता रहूंगा, ट्रेड ही दबाता रहूं, बाय सेल करता रहूं, उससे अच्छी हो जाएगी? ट्रेड पे रोता रहूं, लगाने के बाद रोने की जो हैबिट है वो आ जाएगी, तो वो रिपीटेशन तोड़ना पड़ेगा। तो हर चीज में रिपीटेशन है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो मुझे अगर अपनी रिपीटेशन तोड़नी है तो पहले मुझे अपनी हैबिट तोड़नी पड़ेगी, कंफर्ट वाली हैबिट तोड़नी होगी। बहुत लोगों को कनेक्टिविटी हो रही होगी कि हाँ यार ऐसा तो है। ट्रेड लगाने के बाद तो फिर मैं दुनिया भर के एक्सप्लेनेशन मेरे माइंड में आते हैं, ट्रेड से पहले गायब हो जाता है माइंड, क्या चल रहा है यार, कुछ आ भी रहा मार्केट में, कुछ नहीं आ रहा। ऐसा ही है, सारे लोग बोलो जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने बारे में बताओगे हाँ या ना, ऐसा है नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग। अगर मुझे कोई क्रिएटिविटी करनी है विच आई नीड, विच आई वांट टू क्रिएट, अगर मुझे कोई चीज़ सॉल्व करनी है तो मैं सॉल्विंग पार्ट पे फोकस करता हूँ, मैं उसी चीज़ को रिपीट करता हूँ, उसी चीज़ को डेवलप करता हूँ, और फिर बाकी का पार्ट अलग काम करता है, अलग बंदा करता है, कोई और करेगा या कैसे भी करेगा। दिस इज द मेन थिंग। तो मैं अपने अपने पर्सनल उस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करूंगा जो मेरे को डेवलप करनी है, जिसमें मुझे हार्ड वर्क ना करना पड़े, जिसमें मुझे स्मार्ट वर्क करना पड़े, ठीक है। भाई मेरा काम अगर डैम बनाने का है तो मैं डेली उसे जाके बारिश में, बारिश ना में, ऊपर नीचे थोड़ी करता रहूंगा। मेरा काम डैम बनाने का है। मेरा काम ये भी नहीं है कि मैं उसमें ईंटें लगाऊंगा, नहीं, मेरा काम डैम बनाने का है। दिस इज जस्ट माई डिजाइन, और नेक्स्ट डैम मैं उससे अच्छा ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उसकी हैबिट है, वो मेरा काम है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे ही ट्रेड खत्म हो जाएगी, सारी की सारी मार्केट आपके सामने ऐसे लगेगी यार ये इतनी सिंपल थी और मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत सिंपल थी। एक ऐसा सर के ऊपर से बोझ उतरता है जैसी ट्रेड क्लोज होती है, कि जैसे पता नहीं कितने तगड़े डिप्रेशन में से बाहर आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अपना काम हटाओ। दिस इज नॉट ए ट्रेडर चैनल, दिस इज एनालिस्ट चैनल। हम लोग बहुत कूल माइंडेड होते हैं। आपने मुझे कभी भी किसी भी तरीके की डिप्रेशन या स्ट्रेस में नहीं देखा होगा ठीक है। चाहे मेरे एनालिसिस गलत जाए, चाहे मेरे एनालिसिस सही जाए, चाहे मेरे एनालिसिस गलत ही होते रहे, चाहे मेरे एनालिसिस सही होते रहे, वी ऑलवेज हैव ए स्माइल। ऐसा नहीं होता कभी। यही चीज है जो एक ट्रेडर और एनालिस्ट के बीच की रेखा को बनाती है। आपको अगर दोनों बनना है तो बाकी सब बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इट जस्ट द सेम थिंग, यू हैव टू ब्रेक द रिपीटेशन। उसके लिए आपको रिपीटेशन को समझना पड़ेगा। अगर आपको ब्रेक करना है रिपीटेशन, विच इज नॉन एज द ब्रेकआउट,
तो ये जब ब्रेक करके आपका ट्रेंड बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट, BR। जब वो नीचे जाती है उसे भी हम लोग BR कहते हैं, लेकिन उसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। मार्केट में दोनों साइड मार्केट आती है, ठीक है। तो जब वो ऊपर ब्रेक करेगी तो इट मीन्स है कि आपका वो ब्रेकआउट हो रहा है, आपने रिपीटेशन समझा और आपने समझा कि मार्केट में ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ब्रेकआउट समझने के लिए आपको रिपीटेशन समझना है, ब्रेकडाउन समझने के लिए भी आपको रिपीटेशन समझना है। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आई थोड़ी सी स्टोरी? तो अभी सारे लोगों की एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। 60% लोगों की प्रॉब्लम अलग है, 20% लोगों की प्रॉब्लम अलग है, फिर 20% लोगों की प्रॉब्लम अलग है, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, ठीक है। तो अपनी सारी प्रॉब्लम को हटाओ, ये देखो कि रिपीटेशन किस चीज़ का हो रहा है, कि मैं डेली इसी प्रॉब्लम को लेके बैठता हूँ, उसको तोड़ने की कोशिश करो और एक पॉजिटिव तरीके से कि मैं आगे जाके उसको कैसे कर सकता हूँ, उसको कैसे पॉजिटिव लेके आ सकता हूँ। रिपीटेशन टूटना चाहिए, अगर वो चीज़ नुकसान दे रही है तो रिपीटेशन तोड़ो भाई। डाउन में जा रहा है आपका ग्राफ, आपके डिसीजंस का ग्राफ डाउन में जा रहा है, जिस दिन आपको लग रहा है कि मेरी QFL या मेरा रिवर्सल एरिया काम नहीं कर रहा लगातार, उस रिपीटेशन को तोड़ने की कोशिश करो। क्या गलत कर रहे हो, उसके लिए आपको रिपीटेशन पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं डे वन से कहता हूँ जर्नल बनाओ, जर्नल होगा तो यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द रिपीटेशन विच इज कॉजिंग मी टू टेक द रॉन्ग रिवर्सल एरिया और मे बी द रॉन्ग सप्लाई डिमांड। जब आपके सामने डेटा ही नहीं है तो कैसे पता करोगे? मेरे पास तो डेटा है, मुझे अब जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। माई लाइव स्ट्रीम आर माई डेटा। जिस दिन मुझे लगता है मैंने गलत बनाया था, उस दिन का मैं चुपचाप जाके वो लाइव स्ट्रीम देख लेता हूँ अपनी खुद की, और मुझे पता लग जाता है कि हाँ, मुझे चार्ट सेव करना नहीं पड़ता। यही रीज़न है मैं मेरा ट्रेडिंग व्यू चार्ट हमेशा आप देखो क्लियर रहता है। मैं कुछ फालतू के पहले की तरह लेवल्स वगैरह नहीं लगा के रखता। आपने बहुत लोगों को देखा हो कि वो लेवल्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो इट जस्ट की सिंपल चीज़ों को करना चाहिए। समझ आया? तो मैंने आपको एक ओवरव्यू रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे पैरासाइटिक इफेक्ट भी होते हैं। अब आप सोचोगे यार मार्केट को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहा हो? भाई मज़ा आता है कॉम्प्लेक्स करने में, ठीक है। जब समझ में आता है ना, पहले ही समझ में आने लग जाती है मार्केट, तो ट्रेड लगाने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो हाँ ये भी था इसमें। ऐसा नहीं बोलोगे कभी, ये मुंह मुंह से वर्ड नहीं आएंगे कभी भी। एक बढ़िया MMC एनालिस्ट के मुंह पे कभी ये वर्ड नहीं आते एनालिसिस होने के बाद कि हाँ ये था यहाँ। वो पहले ही निकाल के बैठ जाएगा सब कुछ, कैंडल की एक एक वीक का मेजरमेंट करके बैठ जाएगा, ना कोई इंडिकेटर ना कुछ, नथिंग। बट टेक्स टाइम, टेक्स टाइम एंड टेक्स टाइम। गॉट इट? चलो भाई, आज का टॉपिक आप लोगों को मैंने बताया। मार्केट ने भी हमें अच्छा मूव दिया है, बट अभी वो हमारे उस पर नहीं आई है जिस जगह